हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डी कोड बैंकिंग सिलेक्शंस विद आशीष। और जैसा कि आप सब ने डिमांड की थी स्ट्रेटजी वाइज, सबसे पहले आपको क्वांट की स्ट्रेटजी देखनी है। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्हें एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का बेसब्री से इंतज़ार है और जो जून या जुलाई में होने वाले एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ मेंस को देने वाले हैं, या फिर जो भी बाकी के एग्ज़ाम्स हैं उन पे उनका फोकस है। तो सबसे पहले मैं अपना क्वांट में स्कोर बता देता हूँ आपको। और जिन भी लोगों को मेरा स्कोर चेक करना है, मैंने जो पहली वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, उसमें मेरे सारे स्कोर कार्ड अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क में मेरा जो स्कोर रहा था, मेरा स्कोर रहा है 35/35। एसबीआई ये क्लर्क प्री की बात है। और इसी में मेंस में जो मेरा स्कोर है आउट ऑफ 50 वो था 36.50। आईपीएस पीओ मेंस में जो मेरा स्कोर था वो था 27.75, थोड़ा सा कम है। एक डीआई में मैं थोड़ा ब्लंडर कर गया था जिसकी वजह से थोड़ा कम अटेम्प्ट हुआ। और आरआरबी पीओ मेंस में 32। तो ये जो दोनों स्कोर हैं, ये आप भी समझ रहे हो, दोनों क्या, ये जो सारे ही स्कोर्स हैं ये काफ़ी अच्छे स्कोर्स माने जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की है और जो मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं प्रीलिम्स के लिए। ये अभी ये वाला सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनका प्रीलिम्स वीक है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें भी ये वीडियो, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को अपनी कैलकुलेशंस पे काम करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में 35 में से 20 से 25 मार्क्स, जो क्लर्क है उसमें से 25 मार्क्स, जो भी पोर्शन आएगा वो कैलकुलेशन बेस्ड आएगा। सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, क्वाड्रेटिक, डीआईज, सब कुछ कैलकुलेशन बेस है। पीओ की बात करें तो 20 नंबर का तो फाइनल है कि कैलकुलेशन बेस ही आएगा। 10 नंबर के अर्थमेटिक आएंगे, वो 15 के अर्थमेटिक भी हो सकते हैं। कभी कभी क्या रहता है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 क्वेश्चंस दे देते हैं, जो कि ज़्यादातर शिफ्ट थर्ड और शिफ्ट फोर्थ में देते हैं। तो 20 से 25 मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं बहुत जल्दी, क्योंकि स्कोर तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैटर ये करता है कि 20 मिनट में कौन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है। तो 20 मिनट में जब से सेक्शन टाइम आया है, तो आपको कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो टेबल्स हैं वो 20 तक याद हो, स्क्वायर्स 40 तक याद हो। 40 तक तो करने ही करने हैं, मैं आपको मिनिमम चीज़ें बता रहा हूँ कि ये आपको करनी ही करनी है अगर आपकी चीज़ें वीक हैं। और ऐसा नहीं है जैसे आपको स्क्वायर किसी ने पूछ लिया कि 24 का क्या है, तो आप लोग सोच रहे हो हाँ 24 का क्या है। नहीं, आपको आना चाहिए, वो आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपकी आपकी ज़बान पे होना चाहिए अगर किसी ने कुछ भी पूछ लिया। क्यूब्स आपको 15 तक के याद होने ही चाहिए। रेसिप्रोकल्स 1/8 क्या होता है, 1/17 क्या होता है, ये 25 तक के, 1/25 तक के आपको आने ही चाहिए। और कैलकुलेशन ट्रिक्स, 11 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी ट्रिक क्या होती है, 5 को करते हैं तो क्या होती है। इसमें मेरी एक एडवाइस ये है जो मैंने भी फॉलो की है, आप लोग ऐसा ना करें कि आप लोग काफ़ी सारी ट्रिक्स याद कर लें। ऐसा भी नहीं है कि आपने 15-20 ट्रिक्स याद कर ली और एग्ज़ाम में आप लोग एक भी ट्रिक अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कम याद करें, 3 से 4 ट्रिक याद करें, लेकिन वो ऐसी हों जो आप लोग अप्लाई कर पाएँ, जो आप जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर मॉक्स दे रहे हैं, तो उन उन ट्रिक्स की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जितना टाइम आप लोग घर पे मैथ्स को देंगे, वो टाइम आपको एग्ज़ाम में सेव करेगा। दूसरी बात है कि मैथ्स में, क्वांट में स्पीड वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जिनकी भी मैथ्स वीक है, जो भी मैथ्स में 10, 12 या 15 तक रुक रहे हैं, उनके लिए यही है, मेरा एक एडवाइस यही है कि अभी किसी भी प्रीलिम्स या कोई भी पेपर होने में 2 से 3 महीने हैं अभी, क्योंकि अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा। आज से 3 महीने बाद जब भी एग्ज़ाम शुरू होंगे, उसके बाद एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हैं। तो यही 2 से 3 महीने जिसमें जो आपका वीक सेक्शन है उसे आप मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपने ये 2 से 3 महीने गँवा दिए, तो आप 3 महीने बाद जितने इस साल के एग्ज़ाम दोगे, सब में अपना मैथ का सेक्शन वीक ही लेके जाओगे। तो यही 3 महीने जिसमें आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, 4 से 5 घंटे दो। और 4 से 5 घंटे का ब्रेकअप मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, ये उन लोगों के लिए फ़िलहाल प्रीलिम्स की एडवाइस जिनकी
मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। इसके बाद हम मेंस का भी बताने वाला हूँ और वो भी बताने वाला हूँ कि फ्री मटेरियल क्या अवेलेबल है, जो कि लोग पूछते हैं कि हमें हमारे पास मैथ का मटेरियल नहीं है, कहाँ से करें, कहाँ से ना करें। तो सबसे पहले जैसे 4 से 5 घंटे मैंने बताया आपको, आप कैलकुलेशंस पे 1 से 2 घंटे दीजिए, मैथ्स की कैलकुलेशंस पे। जो भी ये मैंने टेबल्स स्क्वायर बताए आपको, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इन्हें याद कीजिए। टाइम दीजिए मैथ्स पे, जितनी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपने इस बार देखा होगा आईबीपीएस क्लर्क का जो प्री का एग्ज़ाम था, वो उसमें जो कैलकुलेशंस थी वो काफ़ी काफ़ी टफ थी। जितना ईज़ी आता है उतना था नहीं। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि मेरा स्कोर 35 आउट ऑफ 35 है। तो शायद मैंने 34 क्वेश्चन किए थे, और क्योंकि मेरी शिफ्ट शायद ज़्यादा टफ थी, इस वजह से मेरे को 35 मार्क्स मिले हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। तो इसमें ये है कि आप लोग 1 से 2 घंटे कैलकुलेशंस पे दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, सेक्शन मॉक एक डेली दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, मॉक्स खरीद के रख लेते हैं साल के पैकेट्स, और कोई 1000 में से सिर्फ एक ही बच्चा रहता है, शायद 10,000 में से एक या दो, जिन्होंने सारे मॉक्स दिए होते हैं। मैंने भी अपने सारे मॉक कभी नहीं दिए। तो अगर आपने कोई भी मॉक लिया है तो आप उसे यूज़ कीजिए, और एक सेक्शन मॉक डेली दीजिए। उससे क्या होगा, उसको आपको मालूम चलेगा अगर आपका प्रीलिम्स वीक है तो। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन जो रहता है, जो मतलब हर एस्पिरेंट का क्वेश्चन है, हर दूसरे एस्पिरेंट का यही क्वेश्चन है कि क्या अर्थमेटिक करनी ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले ना अर्थमेटिक के लिए बात करते हैं, 2 पॉइंटों पे बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आपका इंग्लिश और रीजनिंग स्ट्रांग है, सपोज़ आप आईबीपीएस पीओ देने जा रहे हो और आपकी इंग्लिश ऐसी है कि आप 30 में से 25 अराउंड स्कोर कर सकते हो, और रीजनिंग में 35 में से 28 27 स्कोर कर सकते हो, तो मैं ये कहूँगा कि अर्थमेटिक आप छोड़ भी सकते हो। अगर आपके 2 सेक्शन इतने स्ट्रांग हैं तो आप छोड़ भी सकते हो। फिर आते हैं वो लोग जिनके दोनों सेक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो इनके लिए तो मेरी यही एडवाइस है, अगर आपका बाकी के दोनों सेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो आप अर्थमेटिक को ना छोड़ें। बात यह है कि लोग सोचते हैं कि अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन रहते हैं। मैं आपको 2 या 3 सिचुएशन बताता हूँ जहाँ पे आपको अर्थमेटिक का यूज़ होगा। सबसे पहली सिचुएशन लेते हैं, इस साल का जो सबसे लास्ट एग्ज़ाम हुआ था आईबीपीएस क्लर्क का प्री। जिसने भी वो एग्ज़ाम दिया है वो सब जानते हैं कि इस बार जो सिंप्लीफिकेशन थी 15, वो बहुत टफ थी। और जो सिंप्लीफिकेशन 1 से 1.5 मिनट ले रही थी होने में, एक सिंप्लीफिकेशन, और अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे थे जो 30 से 40 सेकंड ले रहे थे। तो कुछ जब 1 या 2 शिफ्ट हुई, उसके बाद बच्चों ने ये चीज़ देखी कि सिंप्लीफिकेशन हार्ड आ रही है, तो जिनको अर्थमेटिक आती थी, उन लोगों ने अर्थमेटिक पहले की, और वो 10 क्वेश्चन पहले की और सिंप्लीफिकेशन एंड में की। क्योंकि आईबीपीएस भी जानता है, वो भी हर साल अपना पैटर्न चेंज करता है, वो भी देख रहा है कि हाँ, सबसे पहले बच्चे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो उसने सिंप्लीफिकेशन को टफ किया है। तो जिनकी भी अर्थमेटिक थोड़ी-सी भी आसान, थोड़ी-सी भी जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने क्या किया कि अर्थमेटिक को कर दिया। लेकिन वहीं जो जो दूसरे साइड बच्चे थे जिन्हें अर्थमेटिक बिल्कुल नहीं आती थी, उनके लिए थोड़ा लॉस रहा। तो ऐसी जब कंडीशन आएगी कोई भी कि अर्थमेटिक ईज़ी आएगी, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वहाँ पे आपको अर्थमेटिक की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस में भी यही हुआ कि मैथ हल्की सी ईज़ी आई है, इतनी भी ईज़ी नहीं थी, ईज़ी थी। तो इस बार भी ये हुआ, जिनकी अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग थी उन्होंने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर किया। मेरा भी स्कोर अराउंड 37 है आउट ऑफ 50, जो कि 40 मिनट में काफ़ी अच्छा स्कोर है। दूसरी एक जो आती है, जो पोजीशन आती है, सपोज़ ये आप आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स दे रहे हो, और मैथ का सेक्शन 20 मिनट का है, 17 मिनट में आपने डीआई किए हैं, सिंप्लीफिकेशन या सीरीज जो भी आई वो सारा किया। आपके पास 4 मिनट रह गए सपोज, और आपके पास एक कैलकुलेट डीआई बचा है, या फिर आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब या तो आप 3 से 4 मिनट में कैसलेट डीआई अटेम्प्ट करने का सोच लो, जो कि बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर बन भी जाएगा तो आप आंसर टिक बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो 2 से 3 लाइन के आ रहे हैं। बिल्कुल ईज़ी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। वो क्वेश्चंस की लेंथ ही हमको डरा रही है, क्योंकि हमने उस टाइप की प्रैक्टिस ही नहीं की हुई। हमें आदत ही नहीं है 5 लाइन का क्वेश्चन रीड करने की।
उस स्टेज पे क्या होगा कि आपको अगर अरिथमेटिक के जो 3-4 जो भी चैप्टर हैं, जो बहुत बेसिक चैप्टर हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, एजेस, टाइम एंड वर्क, एसआईसीआई, इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको ये 4-5 चैप्टर आते होंगे तो आप लोग वहाँ पे कैसलेट डीआई पे ना जाके आप लोग इन अरिथमेटिक के 3 से 4 क्वेश्चन को कर सकते हो। या आपको कोई और भी चैप्टर जैसे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है जो हर बार आता ही आता है, कोई भी शिफ्ट हो, ये 5-6 चैप्टर है, ये ऐसे ही आपको हर एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे अरिथमेटिक की इम्पोर्टेंस है। अब इसके बाद बात करते हैं मेंस की। मेंस के लिए क्या अरिथमेटिक इम्पोर्टेंट है? मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे सारे मेंस दिए हैं, सब में स्कोर भी किया है। मेंस में क्या है? मेंस में 80% जो वेटेज है वो डीआई की है। डीआईज ही आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, वही पूरा भरा रहता है। लेकिन आपने जो सबसे पहला जो इस साल का जो मेंस था, एसबीआई पीओ जो मेंस था, उसमें एक डीआई आई थी मिक्सचर एंड एलिगेशन की। तो जिसको मिक्सचर एंड एलिगेशन आता है, जैसे मेरे को आता था, तो मैंने सबसे पहले वही की। तो उसमें शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे, वो मतलब ईज़ी थी, अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट तो वो ईज़ी थी, हो गई थी। शायद एक प्रोबेबिलिटी टाइप भी क्वेश्चन था, जो कि बहुत ईज़ी था कि फेसबुक पे 5 फ्रेंड हैं, वो इतने फ्रेंड बना रहे हैं, उसमें भी प्रोबेबिलिटी का यूज़ था। तो अगर आपके बाकी के सेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है नहीं और खाली मॉडरेट है, जैसे इंग्लिश, जीए और रीजनिंग, अगर वो आपकी मॉडरेट है, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप अरिथमेटिक छोड़ के जाएं। और सबसे बड़ी बात है, अभी आपके पास 2 से 3 महीने हैं, तो आप अपने अरिथमेटिक के 5 से 6 चैप्टर डेली 4 से 5 घंटे दे के स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर अभी का टाइम आपने वेस्ट कर दिया ये सोच के कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही, कोरोना चल रहा है, 10th 12th के एग्जाम्स, 10th के कैंसिल हुए हैं, 12th के पोस्टपोन हुए हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। नोटिफिकेशन आएगी, एग्जाम्स भी होंगे, सारे लास्ट ईयर भी हुए थे। आरआरबी पीओ प्रीलिम से 3 दिन पहले पता लगा था कि पेपर है, सिर्फ 3 दिन पहले। तो इस बार भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि सडनली नोटिफिकेशन आए, सडनली एग्जाम्स हो। तो आप लोग ये देखो कि आप लोग सिलेक्शन लेने की कगार पे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आज से 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो और आप सिलेक्शन ले पाएँ? क्या आपके सारे जो सेक्शंस हैं वो अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि आप सब में अच्छा स्कोर करो? अगर आप लोगों ने मेरा स्कोर कार्ड देखा होगा, तो मैंने हर एग्ज़ाम में, हर सेक्शन में अराउंड अच्छा परफ़ॉर्म किया है। इवन जीए हो, इंग्लिश हो, रीज़निंग, मैथ हो, हर सेक्शन में अच्छा किया है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जो-जो आपका सेक्शन वीक है, अभी 3 महीने आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हम सोर्सेज़ को किनको फ़ॉलो करें। लोग कह रहे हैं कि मेंस के लिए डीआई कहाँ से फ़ॉलो करें? कॉन्सेप्चुअल डीआई आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, या तो आप 10-12 हज़ार का पेड कोर्स लो, 5,000 का लो। पेड कोर्स में भी क्या है, जो जो भी पेड कोर्सेज़ शुरू कर रहे हैं, वो इतना डरा देते हैं यूट्यूब पे एक क्वेश्चन दे के कि हाय! इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये तो मेरे को नहीं आता, तो मेरे को कोर्स जॉइन करना चाहिए। सच्चाई ये है कि हमें उस टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए, चाहे वो अरिथमेटिक का हो, चाहे वो डीआई का हो। अरिथमेटिक का क्वेश्चन ऐसा करना चाहिए जो 1 से 2 मिनट में मैक्सिमम हो जाए। अगर किसी अरिथमेटिक के क्वेश्चन को करने में 5 मिनट लग रहे हैं, तो ना तो वो प्रीलिम्स में करने लायक है और ना ही वो मेंस में करने लायक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे अगर 5 मिनट जाएँगे, मेरे को नहीं लगता कि वो मेंस में करने लायक है। इससे अच्छा आप लोग डीआई कर लें। तो कुछ सोर्सेज़ हैं जो मैंने फ़ॉलो किए हैं, जैसे मैंने सर्वेश वर्मा क्वांटम कैट फ़ॉलो की थी। इसमें क्या है, अरिथमेटिक ना एक अच्छे तरीके से दी हुई है। जैसे आपने जो भी आपको चैप्टर्स आते हैं, अगर आप इसका लेवल 1 और लेवल 2 अगर आप लोग कर लेंगे, तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर होंगे। इसके बाद जो दूसरी बुक जो कैट की मानी जाती है वो है अरुण शर्मा। अरुण शर्मा लोगों ने डीआई के लिए प्रेफर की है। मैंने इसका नाम बहुत सुना है, लेकिन पर्सनली मैंने इसे फॉलो किया नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सुना है अपने साथ वालों से भी कि ये डीआई के लिए अच्छी बुक है। एक चीज़ मैं और आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 2 बुक हैं, अरुण शर्मा और क्वांटम कैट, ये कैट लेवल की हैं। लेकिन कुछ फैकल्टीज़ ये भी कह रहे हैं कि जो पेपर आ रहा है वो कैट लेवल आ रहा है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस डीआई के पेपर में मैथ्स में 60 में से 30 नंबर आ रहे हैं, मेरे 28 हैं, 27.75 हैं, जबकि मैं मानता हूँ कि मेरा पेपर खराब हुआ था। और लोगों के मैंने देखा है 32-33 मार्क्स भी हैं मैथ्स में।
देखा है मैंने। तो वो अगर इतने मार्क्स बच्चे स्कोर कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि वो कैट का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि कैट का लेवल भाई बहुत दूसरा होता है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि एसबीआई पीओ भी बहुत टफ था। देखो एसबीआई पीओ की मैथ्स बहुत टफ थी, मैं भी मानता हूँ, मैंने भी उसमें 18 क्वेश्चन किए थे। उसमें से शायद मैंने 3 से 4 डीआई किए थे। तो मेरे को वहाँ पे क्वेश्चन करने के बाद बिल्कुल नहीं फील हुआ कि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैंने जो भी डीआई किए, मेरा हाथ सेट हुआ और मेरे से डीआई होते चले गए। कभी-कभी क्या होता है, हमारा लक हमारे साथ नहीं होता। हमने बहुत मेहनत की होती है। हम क्या होता है डीआई करने जाते हैं, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या हमने कोई पॉइंट ध्यान से नहीं पढ़ा, उस पे हमारे 15 मिनट वेस्ट हो गए। दूसरे डीआई में भी शायद ऐसा हुआ और फिर हम वहाँ पे फंबल कर जाते हैं, हमें समझ नहीं आता अब हम क्या करें 5 से 10 मिनट में। तो फिर हम सिंप्लीफिकेशन वो सीरीज देते हैं। जैसे एसबीआई पीओ में मैं आपको बताऊं, एसबीआई पीओ में 2 से शायद 3 सीरीज थी। वो शायद सीरीज ना 5-5 मिनट की होगी। अब मैंने वो सीरीज़ की नहीं क्योंकि वो आसान थी, सबने मतलब मोस्टली लोगों ने की होंगी। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं 15-15 मिनट में डीआई भी कर लेता हूँ, तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा निकल जाएगा। जबकि सीरीज़ तो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन उस पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हमें एग्ज़ाम में ये भी देखना रहता है कि हमें ईज़ी चीज़ पकड़नी है या फिर थोड़ी ट्रिकी हो, ये है कि वो टाइम टेकिंग ना हो। तो सीरीज़ जो मैंने इस बार के एग्ज़ाम में भी देखी, वो ईज़ी थी लेकिन वो टाइम टेकिंग थी सारी सीरीज़। तो इसलिए ये दो जो भी ये दोनों किताब कैट की हैं, ये आपके जो भी कंसेप्ट हैं उनको ब्रश अप करेंगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैट का पेपर एग्जाम्स में आ रहा है। और जो भी इस बात से डिसएग्री हो, वो लोग कमेंट में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप लोग अर्थमेटिकली फ्री यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, मैंने अपनी प्रिपरेशन ऐसे की थी, जैसे मुझे कोई भी चैप्टर समझना है तो मैं उसे यूट्यूब पे डाल देता था, सपोज परसेंटेज इजी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद 3-4 वीडियो आई, वो देखी, समझा कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद सर्च किया सेम चैप्टर विद मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, फिर हार्ड लेवल क्वेश्चन। इस हिसाब से मैंने प्रैक्टिस की है। हाँ, टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको रेंज ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर आपको बेसिक अगर आता है तो आप लोग क्वांटम कैट पे जा सकते हैं। इसके अलावा लोगों ने कहा था कि हमें और डीआई का मटेरियल चाहिए, तो कैट का जो मटेरियल है टाइम का, और भी काफ़ी सारा मटेरियल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मैंने काफ़ी डीआईज़ किए थे वहाँ से, जहाँ से कैट लेवल की डीआई करने से क्या है, आप थोड़ा माइंड खुल जाता है आपका। हाँ, लगता है कि हाँ, अच्छा ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही हैं। तो काफ़ी सारे डीआईज़ हैं, काफ़ी सारी पीडीएफ मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। सेम नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, 300 से ज़्यादा लोग हैं। अगर आप भी चाहो तो वहाँ पे ऐड होके उन पीडीएफ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपका प्री निकल जाता है और आप सिर्फ मेंस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो इन पीडीएफ को आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा और क्या सोर्सेज हो सकते हैं, इसके अलावा हो सकते हैं फ्री मॉक्स। देखो मॉक्स जो है ना, जो भी 2 से 3 मॉक मार्केट में है, ओबी पीएम, अच्छे हैं सारे। लेकिन इन मॉक्स में क्या है कि जो क्वेश्चन है वो ना बहुत लेंथी है, ट्रिकी नहीं है। एग्जाम में क्या है ना, ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओबी या किसी भी साइड के अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ज़्यादातर क्वेश्चन, सारे नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन टाइम टेकिंग है। इजी होते हैं वो, टाइम टाइम टेकिंग है। तो वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप 4 से 5 फ्रेंड मिलके एक टेस्ट सीरीज खरीद लो, या आपके किसी दोस्त ने खरीदी हो, तो आप लोग वहाँ से हेल्प ले सकते हो। क्वेश्चन देखना ज़रूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वहाँ बैठ के मॉक दो, क्योंकि जब आप वो मेंस के मॉक दोगे, आप 3-4 या 8-9 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। इससे ज़्यादा आप लोग सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहाँ से हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक फ्री साइट है आई एग्ज़ाम बी। इस पे प्रीलिम्स, मेंस के, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के कुछ मॉक्स फ्री भी रहते हैं। और हर साइट पे एक एक मॉक फ्री रहता है, जितनी भी साइट है, तो आप उन फ्री मॉक को ले सकते हो।
इसके अलावा अगर आपको कांटेक्ट करना है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डी कोड बैंकिंग सिलेक्शंस, और अगर आपको पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज करना है तो फ्लाई हाई 61 आप इस पे मैसेज कर सकते हो। और आपको मैथ्स के बारे में कुछ भी पूछना है, अभी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इस पे हमारे जीए के क्विज भी चल रहे हैं, और मैथ्स के क्विज भी अभी शुरू होने वाले हैं, इंग्लिश के क्विज भी चल रहे हैं, रीजनिंग की पजल्स भी हो रही हैं। तो अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स होंगे, ज़रूर होंगे। एसबीआई क्लर्क भी आएगा, एसबीआई पीओ भी आएगा। आप इतना देख लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन है। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी नहीं है तो आप शुरू कीजिए अपनी प्रिपरेशन, स्टार्ट कीजिए। जीए कीजिए, मैथ्स कीजिए, रीजनिंग कीजिए, इंग्लिश कीजिए, जो भी आपका सेक्शन वीक है आप लोग उसे 4 से 5 घंटे दो। मैंने सारे सेक्शन की स्ट्रेटजीज अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही ऑडियो फॉर्म में पहले से ही बताई हुई हैं। अभी मैं यूट्यूब चैनल पे लेके आया हूँ। तो आप लोग 10 से 12 घंटे पढ़ाई कीजिए। अगर ये है कि 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो तो आप एग्ज़ाम में इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ कि आप लोग हर एक पज़ल, हर एक डीआई सॉल्व कर पाएँ वहाँ पे। आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, मैं इस डीआई को छूने जा रहा हूँ, तो मैं इसे सॉल्व कर लूँगा। आप अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही 3 महीने हैं जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक बार एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो आप लोग सिर्फ़ प्री के मॉक्स और जीए ही कर पाएँगे। उसके बाद आपको अपना वीक सेक्शन इम्प्रूव करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।